Okay, welcome back. And so we were talking about the project management. So the project management, this is the definition of project management according to PMI, the application of knowledge, skills, tools, and techniques to project activities in order to meet project requirements. And you need to have these three things with you while executing any project. Process, procedures, and systems, tools, and techniques, and methodologies, attitudes, values, and approaches. So जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपको जो प्रोफेशनल वैल्यूज़ हैं आपकी सोशल वैल्यूज़ हैं, they play a very significant role in executing a project in its totality. इसमें ये जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है यहाँ पर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडरशिप, कंट्रोलिंग, ये बेसिकली डेफिनेशन बनती है या रिक्वायरमेंट है जनरल प्रोजेक्ट्स, जनरल मैनेजमेंट की, नॉट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बट जनरल मैनेजमेंट. तो जनरल मैनेजमेंट में आपको चीज़ों को प्लान करना होता है, उनको ऑर्गेनाइज करना होता है, उसकी स्टाफिंग की ज़रूरत पड़ती है. देन यू नीड टू हैव लीडरशिप स्किल टू लीड योर टीम. एंड वंस you manage anything, you need to continuously control the activities being carried out while managing any operations. So normally जो प्योर मैनेजमेंट है वो अप्लाई होती है प्रोसेसेस में, लेकिन जब प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उसमें हम अप्लाई करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टर्म. उसकी वजह यह है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो लीडर होता है उसमें लीडरशिप को अलग से नहीं बताया गया है. बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो किसी हद तक उसमें नज़र आएंगी आपको, जैसे प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग जो है, तो प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली उसको प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग को उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मर्ज किया गया है. स्टाफिंग और लीडरशिप जो है वो बेसिकली आपका एग्जीक्यूशन पार्ट बनता है. मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, इसमें इनिशिएटिंग और क्लोजिंग नहीं होती, क्योंकि वो ऑन गोइंग एक्टिविटी होती है, इसलिए उसको क्लोज करने का कॉन्सेप्ट बनता नहीं है. और जो मैनेजर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता भी है तो वो चूंकि ऑलरेडी एक काम कर रही होती है, तो वो एक रनिंग ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन जब करता है तो ही इज रिक्वायर्ड टू मैनेज द थिंग्स रादर देन initiate something and then close it as well, because it is not coming under the purview of the project. तो ये वो बेसिकली प्रोसेस पे काम कर रहा होता है. तो जो जनरल मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेसिकली अप्लाई होते हैं प्रोसेसेस के ऊपर. लेकिन जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें आपके पास जो 5 एक्टिविटीज़ हैं, इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एक्सिक्यूटिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग, तो ये बेसिकली आपके प्रोसेस ग्रुप्स बनते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी में. और इन पांचों को अपने एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपको इसके बारे में नो हाउ होनी चाहिए. ओनली देन यू कैन मूव फॉरवर्ड. दीज आर 5 प्रोजेक्ट प्रोसेस ग्रुप्स जिसको दिखाया गया है. सो अब इसमें इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये जो ऑरेंज पार्ट में जितनी चीज़ें दी हुई हैं वो बेसिकली आपका प्रोजेक्ट है. लेकिन जो एंटरिंग अ प्रोजेक्ट और फेज और एग्जिटिंग अ प्रोजेक्ट और फेज जो है, ये बेसिकली इनिशिएटिंग और क्लोजिंग के साथ लिंक्ड है. इट इज़ नॉट वेरी मच पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, बट विदाउट इट यू कैन नॉट एग्जिट द प्रोजेक्ट और यू कैन नॉट इनिशिएट द प्रोजेक्ट. अब ये जो मैंने अभी बात कही उसका रीज़न क्या है वो अभी आगे स्लाइड में मैं आपको बताऊँ फर्दर इसको कि व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन. अच्छा, अब आपके जहन में यहाँ पर एक सवाल आना चाहिए था, मुझे नहीं पता आया या नहीं आया, लेकिन मैं आपसे अभी कह रहा हूँ अपने तौर पे कि जब आपने इनिशिएट कर दिया, प्लान भी कर दिया, तो एक्सिक्यूटिंग को उसके बाद ये एक्सिक्यूशन में भी जब चला गया तो इसके बाद इसको क्लोजिंग में जाना चाहिए था. तो ये इसको एक्सिक्यूट के बाद इसको आप फिर दोबारा क्यों प्लानिंग में जा रहे हैं? तो उसके रीज़न ये है कि बहुत सारी चीज़ें प्रोजेक्ट में, चूँकि नॉर्मली आप जब प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो अगर वो प्रोजेक्ट पहले से वैसा या उस जैसा मिलता जुलता कोई प्रोजेक्ट पहले से अवेलेबल होता है तो आप क्या करते हैं कि उससे रिलेटेड उस प्रोजेक्ट की जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको आप देख लेते हैं. देन यू
get to know quite a few things which are required for executing the project. But अगर मतलब आप if you are heading for a project which has never been carried out before, तो उसमें क्या होगा कि as you will keep moving, तो वो जो आपके लिए एक मेज़ का काम करेगी, एक भूल-भुलैयों वाली सिचुएशन होगी जिसमें आप जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे-वैसे चीज़ें आपके सामने खुलना शुरू। तो इसी वजह से आपको प्लानिंग के बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ों को आपने जो प्लानिंग इनिशियल फेज़ में जब की थी, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने से पहले, तो उसमें जैसे-जैसे आप प्रोजेक्ट में आगे एग्जीक्यूशन में जाते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का आपको रिव्यू करना पड़ेगा। उस रिव्यू के नतीजे में क्या होगा कि आपको अपने प्लान को दोबारा से एडजस्ट करना पड़ेगा टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट एट हैंड। इस वजह से इसको इसके अंदर दोबारा इसको फीडबैक के तौर पे इसको प्लानिंग प्रोसेस में इसको दोबारा इसका लूप बनाया गया है। अदरवाइज इसको प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन और एग्जीक्यूशन के बाद इसको क्लोजिंग फेज में जाना चाहिए था, बट यहाँ पर ये लूप जो है इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। सो दिस इज़ वेरी मच पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एक्चुअल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फिलोसफी। इसके बाद उसी को नीचे एक सिंपल फॉर्म में उसको एक्सप्लेन किया गया है कि प्री प्रोजेक्ट में आपको स्टडी करना होता है, उसमें फिजिबिलिटी बनानी होती है, उसमें प्रोजेक्ट चार्टर बनता है। प्रोजेक्ट चार्टर जो है उसमें बेसिकली आपका जो एक्चुअल प्रोजेक्ट का जो स्कोप होता है उसकी एक तरह से समझने के एक बहुत ही समराइज्ड फॉर्म में उसको मेंशन किया जाता है। इसकी अगर मैं आपको लाइव एग्जांपल देना चाहूँ तो वो ये मैं कहूँगा कि अगर आपको मौका मिले तो संडे के जो नॉर्मली न्यूज़पेपर्स होते हैं, डॉन देख लें या जंग देख लें, तो उसमें आपको टेंडर नोटिसेस नज़र आएंगे। तो जो टेंडर नोटिसेस होते हैं बेसिकली प्रोजेक्ट चार्टर होता है वो, कि आपसे कोई कंपनी कोई प्रोजेक्ट करवाना चाह रही है जिसके लिए उसने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको टेंडर नोटिस में मेंशन किया होता है। और फिर जब वो आपसे उसके बाद ये कहते हैं कि जी आप उस डॉक्यूमेंट को हमसे परचेज करें, उसकी एक फीस होती है, वो परचेज करके लेकर आते हैं, तो उसमें आपको पूरा प्रोजेक्ट का जो स्कोप होता है उसको बहुत ही डिटेल में उसको स्कोप को डिफाइन किया हुआ होता है कि आपने कौन सी चीज़ किस किस लेवल पे जाके उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये जो प्रोजेक्ट चार्टर है ये उसी का आइडिया है। तो फिर यहाँ पर इसने जो दिखाया कि आइडिया और प्रोजेक्ट चार्टर के दरमियान आपको स्टडी करना होता है, यहाँ पर उसकी फिजिबिलिटी बनती है। देन यू एंटर इनटू फेज वन, फेज टू एंड फेज एन। उसमें मुख्तलिफ एन फेजेस एन नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे जिसमें आप इंटरमीडिएट फेजेस भी जिसको कहा गया है यहाँ पर, और वो ये बेसिकली आपका प्रोजेक्ट प्रोसेस ग्रुप के ये उसमें आता है। देन आपने जब कमीशन करना होता है या हैंड ओवर करना होता है या फाइनल एक्सेप्टेंस होती है, तो वो आपका क्लोजिंग पार्ट बनता है। तो दिस इज हाउ इट इज़। तो यहाँ पर फेज़ वन, फेज़ टू और एन जो फेज़ दिया हुआ है उसकी वजह ये है कि फेज़ वन जो है आपका प्लानिंग हो जाएगा, फेज़ टू आपका एग्जीक्यूशन हो जाएगा, फेज़ एन जो है उसको मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग अगर आप ऊपर वाली डायग्राम में ऑरेंज पार्ट में अगर आप देखें, तो वो आपको बेसिकली इसीलिए उसको ऊपर अलग से रखा हुआ है क्योंकि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग आप इनिशियल फेज से लेके क्लोजिंग फेज तक आपको इसको मॉनिटर और कंट्रोल करना होता है, ताकि कोई चीज़ आपकी आंखों से बगैर, आंखों के सामने से गुजरे बगैर कंप्लीट ना हो जाए। तो उसके लिए आपको यू हैव टू हैव अ वेरी थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज एरियाज, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई कि जब आपने वो पीएमपी के एग्जाम में भी अगर आप देखें तो उसमें 27% क्वेश्चन जो है वो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप से आते हैं। 27%। बाकी सारे जो ग्रुप्स हैं उसमें उससे कम है। तो मैं अगर आपको एक बहुत जल्दी से अगर वो डायग्राम में दिखा सकूं तो मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा रिकॉल हो जाए। ये स्लाइड है जिसमें आप देखें कि इनिशिएशन जो है वो 11% क्वेश्चन आते हैं उसमें से। प्लानिंग में मेरा ख्याल है कि यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। 27% इज नॉट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। मैं इसको बल्कि एक काम करूँगा, इसको थोड़ा सा दोबारा चेक भी करूँगा। वैसे तो मैंने इसको चेक किया था, लिटिल बिट डाउट अबाउट इट, बट एनीवेज इट डजंट मैटर। फिलहाल तो अभी हम पीएमपी एग्जाम की तो तैयारी कर नहीं रहे हैं। तो जस्ट आई एम ट्राइंग टू गिव यू एन आइडिया कि दीज आर द नंबर ऑफ परसेंटेजेस ऑफ 200 क्वेश्चंस की, जिसमें से कौन से एग्जाम किस कितने आएंगे। एनीवेज, सो
उसके बाद हम जाते हैं जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप। तो इसमें अगर आप देखें तो इसको आपने इस तरह से पढ़ना है कि पहले आपने पॉसिबल इनपुट्स देखनी है इनिशिएशन फेज में, और उसके बाद उसके नीचे जो है उसमें पॉसिबल आउटपुट उसकी क्या हो सकती है, ये आपको इसी तरह से इसको आपने देखना है। तो अगर मैं इस स्लाइड को बहुत ज़रा डिटेल में मैं अभी इसलिए बताना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप जो जब हम एक्चुअली जब करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें स्किप करनी पड़ेगी। तो इसलिए बेहतर है कि हम इसी स्टेज पे अगर प्रोसेस ग्रुप को अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि वहाँ पर हम जब बात करेंगे तो जो 10 नॉलेज एरियाज हैं हमारा तमाम पर फोकस जो है वो नॉलेज एरियाज पे होगा। तो इसलिए इट इज़ बेटर टू हैव अ वेरी थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डायग्राम ओवर हियर। सो पॉसिबल इनपुट्स आर ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग के 4 फेजेस होते हैं। मैं उसको अभी इस स्टेज पे मैं उसको इतना डिटेल में जाने में ज़रा सा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। अगर आपको लगता है कि इफ यू वांट मी टू कम अप विद अ प्रेजेंटेशन ऑन ब्रेनस्टॉर्मिंग तो दैट कैन आल्सो बी डन, बट एट अ वेरी लेटर स्टेज, नॉट नाउ। उसके बाद है ग्रांट, कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस केस। ये इसकी पॉसिबल इनपुट्स हैं जिसकी वजह से आपको कोई प्रोजेक्ट शुरू करना होता है। उसका आउटकम ये होगा कि आपको एक स्टेटमेंट ऑफ वर्क मिलेगी, प्रोजेक्ट चार्टर मिलेगा। प्रोजेक्ट चार्टर जो है वो नॉर्मली जो भी प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करता है, जो उसके ऊपर पैसा लगाता है, बेसिकली वही प्रोजेक्ट चार्टर बनाता है। वो प्रोजेक्ट चार्टर बना के उसको प्रोजेक्ट मैनेजर की हैंड ओवर करता है, और फिर प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो होलसोल रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोजेक्ट की कंप्लीशन तक। तो स्पॉन्सर का जो काम है वो सिर्फ इस हद तक होता है कि वो प्रोजेक्ट का एक बहुत ही ब्रीफ स्कोप स्टेटमेंट दे के और पैसा जो है उसके ऊपर लगाता है। तो ये नॉर्मली आपकी जो टॉप मैनेजमेंट होती है वही वही आपको प्रोजेक्ट चार्टर देती है, और आप चूंकि टेक्निकल लेवल पे काम कर रहे हो तो मिडिल मैनेजमेंट में होते हैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, तो यू आर सपोज टू एक्सिक्यूट द प्रोजेक्ट। फिर प्लानिंग फेज में आपको स्टेटमेंट ऑफ वर्क दोबारा अब जो यहाँ पर इसकी आउटपुट थी इनिशिएशन फेज की, उसकी वो इनपुट बन जाती है, और वहाँ पर आपको स्टेटमेंट ऑफ वर्क मिलता है, उसमें प्रोजेक्ट चार्टर और स्कोप स्टेटमेंट। तो आपको पूरा स्कोप जो है वो आपको बता दिया जाता है प्लानिंग फेज में। ये इसके इनपुट हो गए। आउटपुट में आपको मिलेगा उसके नतीजे में प्रोजेक्ट प्लान मिलेगा। आपने बहुत सारे उससे उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को की जो केस स्टडीज होती हैं उसको आपने रीड करना होता है टू मेक ए प्रोजेक्ट प्लान। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कि आपको किन किन रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। वायर फ्रेम्स का मतलब ये है कि आपने जो 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 चीज़ें आपने प्लान की हैं उसके आपस में किस तरह से वो लिंकेजेस होंगी, कौन सी चीज़ कब इनिशिएट होगी, कब ख़त्म होगी। तो वो ख़त्म होगी तो उसके बाद उसका अगला फेज कहाँ से शुरू होगा, तो ये उसकी कॉन्टेक्स्ट में आएगा। उसके बाद आपने इसका जो बजट की बेस लाइन होती है, जो आप इनिशियल फेज में जब आप उसकी जो कॉस्टिंग वगैरह जो करते हैं, तो बेसिकली आप इसमें 3 चीज़ों की बेस लाइन बनानी होती है। एक कॉस्ट की बेस लाइन बनती है जो आपका बजट होता है, एक स्कोप की बेस लाइन होती है, और एक टाइम लाइन होती है, टाइम की बेस लाइन, कि आपने टाइम जो है उसको भी बेस लाइन बना के और फिर उसके कंपैरिजन से मेजर करते हैं आप अपनी परफॉर्मेंस को व्हेन यू आर इन द एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग फेज। तो वहाँ पर फिर आप उसकी जो बेस लाइन है उसके साथ उसको मैच करते हैं कि जो आपने प्लान किया था क्या आप एग्जैक्टली उसी तरह से प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं। उसके बाद आता है प्रिलिमिनरी डब्ल्यूबीएस। डब्ल्यूबीएस स्टैंड्स फॉर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एक तरह से यूँ समझ लें कि जिस तरह से आपका बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का जो पूरा प्रोग्राम है जो कि 4 साल पे मुहित है, ठीक है ना, तो इसको कभी भी आपने किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप जाके देख लें तो इसको आप हमेशा इसके लिए जो वर्ड यूज़ होगा 4 साल के जो ड्यूरेशन है उसको हमेशा वो प्रोग्राम बोलेंगे, कभी भी उसको प्रोजेक्ट नहीं बोलेंगे। आपका इसको प्रोग्राम क्यों कहते हैं वो अभी मैं आगे बताऊंगा, उसकी भी रीजंस हैं, बगैर रीजन की ये नहीं है। तो वो प्रोग्राम कहलाता है। उस 4 साल के प्रोग्राम में जो आपके इसकी जो फिर इन्होंने 8 सेमेस्टर्स बनाए हैं, तो ये 8 सेमेस्टर्स जो हैं ये बेसिकली आपके माइलस्टोन्स हैं।
हर सेमेस्टर जो है आप उसको जब आप क्रॉस करते हैं तो एक तरह से यूँ समझ लें कि आपने आपका जो जो पूरा प्रोग्राम था उसका आपने एक माइलस्टोन अचीव किया है। लेकिन आप उसी एक सेमेस्टर को, जिसको मैं अभी माइलस्टोन कह रहा हूँ, जब आप इसको फर्दर इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो जो आप एक सेमेस्टर में जो 4 या 5 कोर्सेज या 6 कोर्सेज जो पढ़ते हैं, वो बेसिकली आपका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनता है। उन 4 या ये 5 या 6 जो आपने कोर्सेज पढ़े, उन सबको जब आप कंबाइन करेंगे तो वो आपका प्रोग्राम का माइलस्टोन बनेगा। लेकिन वो जो आपका ये 4 महीने या 4.5 महीने का जो ड्यूरेशन जिसमें आपने सेमेस्टर क्लियर करना था, वो आपका एक एक प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। तो आप प्रोग्राम जो है वो बेसिकली, मैं अब इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट कर दूँ इसी स्टेज पे, ताकि जब हम आगे जाएं तो उसमें थोड़ा सा मतलब जल्दी से हम इसको स्किप कर सकेंगे। इसमें 3 टर्म्स यूज होती हैं, एक होता है प्रोजेक्ट, एक होता है प्रोग्राम, और एक होता है पोर्टफोलियो। तीनों में डिफरेंस है, दो थोड़ा और बहुत थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। नॉर्मली जो टाइम बाउंडेड एक्टिविटी होती है जिसका एक आउटकम होता है यूनिक सा, वो प्रोजेक्ट कहलाता है अकॉर्डिंग टू पीएमआई's प्रोजेक्ट डेफिनेशन। प्रोग्राम होता है एक एक से ज्यादा, यानी दो या दो से ज्यादा, अगर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हों। लेकिन वो जो दोनों दो या दो से ज्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं छोटे छोटे, अगर तो वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, अगर वो इंटरलिंक्ड हैं तो वो प्रोग्राम कहलाएगा। अगर वो इंटरलिंक नहीं है, एक एक प्रोजेक्ट बिल्कुल अलग एक्टिविटी है, एक प्रोजेक्ट और अलग एक्टिविटी, और एक और अलग एक्टिविटी है, तो ये अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स होंगे जिसका आपस में कोई लिंक नहीं होगा दूर दूर तक, तो उसको हम पोर्टफोलियो कहेंगे। अगर वो आपस में लिंक हो जाएं, दो या दो से ज्यादा अगर प्रोजेक्ट जो है वो आपस में लिंक्ड हो एक दूसरे के साथ, मैं इसकी एग्जांपल दे दूं कि अगर हम जैसे इस वक्त ग्यामीर भाषा डैम जो है वो पता नहीं बन रहा है या नहीं बन रहा, लेकिन बहरहाल पब्लिक से तो इन्होंने पैसे बटोर लिए थे। तो अब वो जो डैम बनना है, तो वो जो डैम है बेसिकली बज़ाहिर वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन वो प्रोजेक्ट नहीं है, वो प्रोग्राम कहलाएगा। क्यों प्रोग्राम कहलाएगा? इसलिए कि उस एक प्रोग्राम में तीन चीजें एक बैक वक्त काम करेंगी। सबसे पहले स्टेज में आपको उसको उसका डैम जो है उसको कंस्ट्रक्ट करना है। जब वो डैम बन जाएगा तो उसके बाद उससे दो चीजें हासिल हो सकेंगी। एक तो वो डैम जो है वो पानी के रिजर्वायर के तौर पे काम आएगा, तो उसमें से आप पानी का बहाव जो है उसको कंट्रोल कर रहे होंगे, तो वो जो पानी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना आप उसको रिलीज करेंगे। अब वो जो पानी है उसको आपने ऐसे ही रिलीज नहीं कर देना है, बल्कि उसको पानी को इस तरह से गिराना है कि वो आपकी टरबाइंस को चलाएगा। उस टरबाइन को चलाने के नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जो कि आपके नेशनल ग्रिड में शामिल होकर लोगों के घरों तक पहुंचेगी। तो ये एक ही प्रोजेक्ट में तीन अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन वो तीनों जो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो इसलिए जो ब्यामिर भाषा डैम का जो पूरा, जिसको बज़ाहिर सब लोग प्रोजेक्ट कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो प्रोजेक्ट नहीं है, वो प्रोग्राम है। क्योंकि तीनों जो एक्टिविटीज होंगी वो तीनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक। किसी एक एक्टिविटी को आप आइसोलेशन में नहीं कर सकते। जब आप आइसोलेशन में नहीं कर सकते और इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं कंप्लीटली, इसलिए उसको हम प्रोग्राम कहेंगे। तो आपका जो 4 साल का बीई का जो पूरा 4 साल की जो एक्टिविटी है, चूंकि वो हर सेमेस्टर, एक सेमेस्टर आप पास करते हैं तो आप आगे जाते हैं। अगर उसमें आप एक सर्टेन नंबर ऑफ कोर्सेज अगर आप पास नहीं करते, तो इंस्टीट्यूट जो है वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता, आपसे कहता है कि अभी पहले इसको कंप्लीट करें तो फिर आप आगे जाएं। तो ये आप बेसिकली वो प्रोग्राम है जिसको आप अटेंड कर रहे हैं, और उसमें से एक एक सेमेस्टर जो है उस प्रोग्राम का माइलस्टोन है, लेकिन अपनी अपनी ज़ात में वो एक खुद प्रोजेक्ट है। और उसको जब आप फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं तो वो आपके जो कोर्सेज हैं उस सेमेस्टर के, वो बेसिकली कहलाएगा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। उस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को और फर्दर आप जब इसको ब्रेक करेंगे तो आपकी जो एक एक चैप्टर जो है वो आपका और फर्दर एलाबोरेट हो जाएगा। तो ये आपको जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है, इसके नॉर्मली अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो तो उसके 9 लेवल्स होते हैं। अदरवाइज ये 4 से 5 लेवल्स में आपका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनता है, और उसकी बेसिस पे आप पूरे प्रोजेक्ट को लेकर आगे चलते हैं। इसके बाद हम आगे और चलते हैं तो जी फिर आता है जी प्रोजेक्ट प्लान।
अब यहाँ जो प्रोजेक्ट प्लान बना था प्लानिंग फेज में, अब वो अगले अगले फेज में आपकी इनपुट बन गया, और उसके नतीजे में जो आउटपुट आएगी वो अभी हम आगे चलेंगे। तो यूज केसेस जो आपने यहाँ पर यूज केसेस वहाँ पर था, अब यहाँ पर इसी तरह से फंक्शनल रिक्वायरमेंट, फायर वायर फ्रेम्स, बजट एंड प्रिलिमिनरी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अब ये जब इनपुट बन गई तो आपके पास जो आउटपुट में आई वो चीज़ें आई, क्या क्या जी, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स आई, डेवलपमेंट प्लान बना, और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर अब आप आपका कंप्लीट हो गया। पहले जो बना था प्लानिंग फेज में वो प्रिलिमिनरी बना था, प्रिलिमिनरी आपने बनाया था। अब जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो प्रोग्रेसिव इलाबोरेशन के नतीजे में आपके सामने आएगी, उसकी बेसिस पे आपको इसको छोटे छोटे टुकड़ों में जब आप बना के और फिर आप उसको एक्सिक्यूट करना शुरू करते हैं, तो अब आपका जो है वो प्रिलिमिनरी नहीं रहेगा, बल्कि कंप्लीट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये फिर आपकी जब आप इसको बिल्कुल एक्सिक्यूशन में चले जाएंगे, वहाँ पर आपको टेक्निकल रिक्वायरमेंट, डेवलपमेंट प्लान और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो आपके डेवलपमेंट हेड ऑफ का आउटपुट था वो वहाँ पर इनपुट बन गया। उसके नतीजे में आपके पास क्यूए डॉक्यूमेंट आया। क्यूए डॉक्यूमेंट इज क्वालिटी एश्योरेंस डॉक्यूमेंट है। उसके बाद फंक्शनल प्रोडक्ट, जो आप प्रोडक्ट या जो भी चीज़ आप बनाना चाह रहे थे वो आपके हाथ में आई। प्रोडक्शन, उसके प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट की डॉक्यूमेंटेशन आपने कंप्लीट की। और उसके बाद आपका जो यूज़र मीन्स आपका जो एंड यूज़र है या जो आपका कस्टमर है, उसने आपकी प्रोडक्ट को एक्सेप्टेंस दी, कि उसने कहा कि ठीक है, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी आप उस रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरे उतरे हैं, एंड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट एज ए होल। तो ये फिर जब आपकी क्लोजर का इनपुट बनता है, ये सारी चीज़ें, और उसके आउटकम जो है वो लेसन्स लर्न डॉक्यूमेंट बनता है। तो लेसन्स लर्न डॉक्यूमेंट जो है वो बेसिकली किस लिए ज़रूरी होता है? वो इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप इसी तरह से मिलता-जुलता कोई प्रोजेक्ट आइंदा अगर बनाएँगे, तो उसमें आपने जो इस प्रोजेक्ट में जो आप अभी कर रहे थे, उसमें जो आपको हर्डल्स फेस हुई एग्जीक्यूशन में या कहीं पर भी, जो तो चूंकि आपने उसको कहीं ना कहीं उसको डॉक्यूमेंट किया होगा व्हाइल एक्सिक्यूटिंग द प्रोजेक्ट, तो उसको आपने आखिर में जाके उसको डॉक्यूमेंट करना होता है प्रॉपरली। उसको डॉक्यूमेंट करने का ये बेनिफिट होता है कि ऐसी तरह का जब एक सिमिलर प्रोजेक्ट आप आगे चल के जब एक्सिक्यूट करने पर जाएंगे, तो वहां पर ये आपको पे ऑफ मिलेगा इसका, ये जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया। तो अब आपने इस स्टेज पे जो मिस्टेक्स की हैं, वो मिस्टेक्स आपसे आइंदा प्रोजेक्ट में नहीं होगी। तो जैसे जैसे आपकी जब ये मिस्टेक्स आपकी रिमूव होती जाएंगी, तो आप धीरे धीरे आपके प्रोजेक्ट में रिफाइनमेंट आती जाएगी, और वो रिफाइनमेंट अल्टीमेटली एंड अप होगी आपकी क्वालिटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, कि then you will have a name in the market that he is the right person for this job to carry out the project. So this is how this whole process group is divided into 5 processes, and you have to carry out on an ongoing basis throughout the life cycle of the project. And this is it in this, and let me show it. Now these are 10 knowledge areas which we will be discussing from now onwards. तो इसमें अब आप देखें तो पीएम बॉक नॉलेज ऑफ एरियाज कहलाता है। पीएम बॉक एक्चुअली इसको दोनों मुखफ़फ़ आपको मिलेंगे, लेकिन एक्चुअली ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज है, लेकिन इसको बुक ऑफ नॉलेज भी बोलते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल दैट हाउ डू दे कॉल इट। प्रीवियसली इसमें एक जगह अभी भी थोड़ी सी मिस्टेक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन किसी हद तक कह भी सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जब आप इसकी पीएमबॉक गाइड की, जो ये 6th एडिशन इस वक्त प्रिवेलेंट है, जिसमें से ये एग्ज़ाम होता है इसका, तो उसको जब आप देखेंगे तो उसमें आपको 10 नॉलेज एरियाज ही मिलेंगे। तो वो जो 10 नॉलेज एरियाज हैं, उसका जो सबसे पहला पार्ट है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पर उसने एचआर मैनेजमेंट दिया है, लेकिन एचआर मैनेजमेंट नहीं आता एक्चुअली। इसका रीज़न क्या है वो मैं अभी बता दूंगा। ये जो पिछला एडिशन था इसका, उस हद तक इन्होंने इसको एचआर मैनेजमेंट का ही नाम दिया था, लेकिन अब सॉरी 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 सॉरी
I'm making a mistake. I'm extremely sorry for it. Uh, just a second. यस, इसको जो एचआर मैनेजमेंट का ही नाम दिया था इन्होंने, लेकिन अब इसको जो पीएम बॉक्स 6th एडिशन है, इसमें आप इसकी एचआर मैनेजमेंट की जगह इसको इसमें से एच निकाल देंगे और रिसोर्स मैनेजमेंट का नाम दिया है, प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट। इसका रीज़न ये है कि पहले इसको ये सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स के कॉन्टेक्स्ट में इस रिसोर्स को विजुअलाइज कर रहे थे, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको बहुत सारे मटेरियल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो मटेरियल रिसोर्सेज होते हैं उसको फिर आप कहाँ फिट इन करेंगे। तो ओवर द इयर्स, जब से ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बना है, तो दे आर कंटिन्यूसली वर्किंग टू इम्प्रूव। तो ये जो है, ये एक तरह से यूँ समझ लें कि जो इनका इनिशियल डॉक्यूमेंट था, वो बेसिकली उसने लेसन्स लर्न का काम किया इनको इस स्टेज तक आने के लिए। अब उस लेसन्स लर्न को इन्होंने सीखते सीखते, इनिशियली जब इन्होंने शुरू किया था, तो जो मैंने आपको बताया कि आज अब इस वक्त जो है करंटली देर आर 49 प्रोसेसेस, लेकिन जब इन्होंने इनिशिएट किया था तो उस वक्त इन्होंने 42 प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई किया था। फिर वो 42 प्रोसेसेस जो थे वो 47 बने थे, और ये 47 थे 5th एडिशन में। अब ये 6th एडिशन में इसको उन्होंने 49 प्रोसेसेस बना दिया है। तो ये क्या है, ये प्रोग्रेसिव एलाबोरेशन है, एज द प्रोजेक्ट इंस्टीट्यूट इटसेल्फ इज revamping and improving its own methodology of coming up with documentation and all that. तो ये इसी डायरेक्शन में एक इनकी काविश है जिसको ये लेकर आए हैं, और इसको इन्होंने इसका नाम दिया है एचआर मैनेजमेंट को अब रिसोर्स मैनेजमेंट का नाम। तो ये प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाएगा, एचआर मैनेजमेंट नहीं कहलाएगा। तो जो एक्चुअली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो पीएमबॉक गाइड है, उसमें बेसिकली वो प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट को सबसे पहले डिस्कस करता है। उसके बाद प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट को डील करता है, फिर प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट के बाद वो बल्कि कॉस्ट से पहले वो लेता है टाइम को, टाइम के बाद कॉस्ट, कॉस्ट के बाद जाता है वो क्वालिटी, क्वालिटी के बाद जाता है वो एचआर, एचआर के बाद जाता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बाद रिस्क, रिस्क के बाद प्रोक्योरमेंट, और प्रोक्योरमेंट के बाद स्टेक होल्डर मैनेजमेंट की तरफ जाता है। तो अब इसको अगर आप देखें तो एक्चुअली इसको इसने इस तरह से शो करने का एक रीज़न है कि अगर आप इसको देखें तो ये एक हॉर्स शू के शेप नज़र आ रहा है, और जब आप इस दोनों शूज़ को जब आप मिलाएंगे तो ये बेसिकली इंटीग्रेशन मैनेजमेंट होगी आपकी कंप्लीट। और ये नॉलेज जो 10 नॉलेज एरियाज हैं उसको एक पूरा एज अ होल आपको एक 360 डिग्रीज का व्यू मिलेगा इसमें, इस पूरी एक्सरसाइज में। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई कि इसको इन्होंने इस तरह से फॉर्मुलेट किया है एक्चुअली। बट जब आप इसको पीएम बॉक गाइड में आप पढ़ना शुरू करेंगे तो इट विल नॉट बी कि आप इसको एक सर्कल की सूरत में लेके चलें, आपको जिगजैग लेके चलना पड़ेगा, तो इट विल मेक मोर सेंस टू यू। और बेसिकली ये इस तरह से बताने का एक्चुअली मकसद ये था कि इसमें कभी 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 बहुत रेयरली, लेकिन कभी कभी एक सवाल इस तरह से आता है कि वो ये जो 10 नॉलेज एरियाज हैं उसकी सीक्वेंसिंग को भी एज अ क्वेश्चन इन्होंने दिया है, बट इट इज़ रेयरली यूज बिकॉज ये इतना कॉमन सेंस की बात है कि इसमें इसको देने का कोई सेंस बनता नहीं है। बट एज द टाइम इज पासिंग ऑन, तो इनके जो एग्जाम्स हैं इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट। सो सबसे पहले है जी इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। तो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट को जब आप देखेंगे तो ये तस्वीर जो है आपको मेरा ख्याल है कि पूरी पिक्चर समझा रही होगी कि व्हाट एग्जैक्टली इंटीग्रेशन मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट। कि इसमें जो आपने मुख्तलिफ नॉलेज एरियाज जो हैं आपके, उन सब को किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करना है, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। तो आप चूंकि एक ही वक्त में इंटीग्रेशन मैनेजमेंट को अगर उसमें से निकाल दें 10 नॉलेज एरियाज में से, तो यू आर लेफ्ट विद 9 नॉलेज एरियाज। तो उन 9 नॉलेज एरियाज को आपने किस तरह से एक दूसरे के साथ लिंक करना है कि ईच एंड एवरीथिंग वर्क्स एज अ होल, तो वो बेसिकली कहलाएगा आपका इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। सो दिस इज द डायग्राम व्हिच इज डिपिक्टिंग द इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। दूसरे नंबर पर आता है स्कोप मैनेजमेंट। तो स्कोप इसलिए इसको कहा गया कि जिस तरह टेलीस्कोप हो या माइक्रोस्कोप हो,
तो इसके अंदर जो चीज़ उस आगे जो आपको यहाँ पर ये जो इसका जो व्यू जिससे आप करते हैं, तो स्कोप में आप बेसिकली जितना उसके अंदर आ रहा है वही आपका स्कोप है, उससे बाहर पूरी दुनिया आबाद है, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। जब आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो यू आर वेरी मच फोकस्ड, यू आर सपोज टू रिमेन फोकस्ड ऑन योर स्कोप, बिकॉज अगर वो नहीं करेंगे तो यू विल बी फेस्ड विद क्वाइट अ फ्यू कॉन्फ्लिक्ट्स इन द प्रोजेक्ट, क्योंकि आपका कस्टमर कहेगा कि जी मैंने ये कहा था और आप कहेंगे जी मतलब मैंने कर तो दिया था लेकिन इसकी कॉस्ट बढ़ गई। तो वो जो कॉस्ट बढ़ेगी तो वो उस पर भी आपसे पूछ परछ करेगा, वो ऐसे ही पैसे उठा के नहीं दे देगा कि जी आपने प्रोजेक्ट बना दिया, आपका बहुत शुक्रिया, ये लें जी प्रोजेक्ट के पैसे। उसके बाद है जी शेड्यूल मैनेजमेंट। ये डिटेल इसकी जो है वो मैं डेफिनेटली आपको नेक्स्ट क्लास में हम इसको शुरू करेंगे। देन वी हैव दिस कॉस्ट मैनेजमेंट, देन क्वालिटी मैनेजमेंट। अभी आप तस्वीरें देख रहे होंगे, मैंने इसकी पूरी कोशिश की है कि जो चीज़ बताई जानी है एग्जैक्टली उसी को वो पिक्चर जो है वो डिपिक्ट करे, ताकि मेक्स मोर सेंस टू यू रादर देन जस्ट माय वर्बोसिटी और या फिर कोई लिखी हुई चीज़ें ज़्यादा हों। तो इसमें आपको ज़्यादातर जो है पिक्टोरियल व्यू मिलेगा टू गिव यू अ वेरी ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द एंटायर सब्जेक्ट। देन रिसोर्स मैनेजमेंट, then communications management, then we have this risk management and procurement management, stakeholder management, and finally, um, so these are the 10 knowledge areas which we have to go through in the days to come. So at this point in time, I'm planning to complete today's lecture. We are still left with 7 more minutes to go before the session is over. So today we have completed 40 minutes का आपके 2 sessions हो जाएंगे after 7 minutes. So इस इन 7 minutes में if you have any questions, please feel free. Okay, Shazra is asking कि please scope management को मैं repeat कर दूँ. Shazra, if you don't mind, अगर मैं नाम mention कर रहा हूँ तो don't worry, because you guys know each other very well, but I don't know, so you don't have to worry about that. Okay, thanks. Thanks a lot. So स्कोप मैनेजमेंट को अगर हम इसको इसको समझने की कोशिश करें तो यूँ समझ लें कि जिस तरह से आप टेलीस्कोप में देखें या माइक्रोस्कोप आपने डेफिनेटली इंटर के ज़माने में अगर देखा नहीं तो कम से कम उसके बारे में पता ज़रूर होगा। तो जब आप जिस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपको जितना वो जो उसका जो गोला या जहाँ जिसमें लेंस लगा होता है उतनी ही चीज़ उसमें आपको नज़र आती है। उससे बाहर भी एक पूरी दुनिया होती है, लेकिन उसके बाहर आपको उस गोले के अंदर जो है उससे बाहर क्या है वो आपको नज़र नहीं आता। इसी तरह से जब आप प्रोजेक्ट को जब डिफाइन कर लेते हैं तो उसकी बाउंड्री सेट हो जाती है। जब वो बाउंड्री सेट हो जाती है तो अब आपको एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर उसके बाहर रिक्वायरमेंट क्या है, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। आप यू आर मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर ओनली सपोज टू रिमेन concerned with the scope which has been defined by the customer. अब अगर कस्टमर कहता है कि नहीं जी मैंने इसमें स्कोप में डिफाइन तो किया था, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे अगर आप घर बना रहे हैं तो उसमें आपने दरवाज़ा कहीं लगा दिया था, इनिशियल स्कोप में दरवाज़ा कहीं पर था और उसमें बाद में उसने कहा कि जी नहीं दरवाज़ा यहाँ नहीं, मुझे तो यहाँ पर चाहिए। तो अब जी ओके, मैं फंक्शनल प्रोडक्ट भी मैं आपको बता दूंगा। लेट मी फिनिश दिस थिंग एंड देन तो अब ये दरवाजे का जब आपने पोजीशन चेंज की तो अब एक चीज़ बन गई थी और उसके बाद आपका जो कस्टमर है वो आपके कहता है कि जी आप इसको यहाँ नहीं यहाँ से लगा दें। तो वहाँ से पहले उखाड़ने पे आपको लेबर लगानी पड़ेगी, तो लेबर आपके पास मुफ्त में काम नहीं करेगी, वो आपसे पैसे चार्ज करेगी। फिर यहाँ से जब दूसरी जगह आप लगाएंगे तो उसमें टाइम भी लगेगा और पैसे भी लगेंगे। अब ये टाइम और ये पैसा कौन पे करेगा? आप कहेंगे जी कस्टमर ने मुझे कहा था तो मैंने कर दिया। तो कस्टमर जो आपसे कहेगा आपने उसको उससे राइटिंग में लेना होता है। ये कहलाता है बेसिकली चेंज मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। तो चूंकि उसने स्कोप में चेंज किया है तो उसको डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है। अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया और ऐसे ही कर दिया
तो जब आप इसकी जब फाइनल पेमेंट के लिए जाएंगे अपने कस्टमर के पास, तो फिर वो आपको बहुत टफ टाइम देगा. ही इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट वट एवर यू आर कमिंग अप विद. ठीक है, अब मैं आपको अगर ये अगर क्लियर नहीं है तो मुझे आप दोबारा मैसेज कर दें. अदरवाइज लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज फंक्शनल प्रोडक्ट. फंक्शनल प्रोडक्ट इज योर फाइनल प्रोडक्ट, जो भी आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. सपोज कि आपने एक ब्रिज बनाना था, ब्रिज मेकिंग अ ब्रिज वाज अ प्रोजेक्ट. ठीक है, तब आप जब आपका जो ये प्रोजेक्ट बन जाता है एंड पीपल मेकिंग यूज ऑफ दैट ब्रिज, तो दैट बिकम्स अ फंक्शनल प्रोडक्ट. जो भी आपने वर्केबल सोल्यूशन आपका जो आता है प्रोजेक्ट का जो एंड रिजल्ट है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द ओके. ये जो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट है वो मैं आपको, ये मैंने अभी ख़त्म नहीं किया है. दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. In the days to come, we are going to discuss each and everything, uh, all the 10 knowledge areas in reasonable detail. So you don't have to worry about these areas. I will explain each and everything. For the time being, now we are left with 3 more minutes to go. तो इसमें मैं चाहूँगा कि अगर आपकी क्वेश्चंस हैं तो वो ज़रूर रेज कर दें, ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास जब हम स्टार्ट करें, और अगर इफ़ यू हैव एनीथिंग टू शेयर, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ मुझे ही आती है और सारी चीज़ें आपको भी आती हैं, तो आई एम ऑल्सो हियर टू लर्न फ्रॉम यू गाइज एज वेल. सो इफ़ यू थिंक दैट ये दिस कुड बी समथिंग लाइक which is falling under these 10 knowledge areas or anything, you are very much free to raise any queries or questions whatsoever is popping up in your mind. Do not hesitate and I will आपका जो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट को अगर मैं थोड़ा सा एक तो मैंने जो तस्वीर दिखाई है उसी से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि एक सेब था और एक कीनू था. उन दोनों के आपने टुकड़े किए और उसको दोनों को मिला के आपने एक नई चीज़ बना दी. तो बेसिकली इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में जो आपकी ये जो 9 नॉलेज एरियाज हैं, जिसमें एक चीज़ स्कोप है, एक टाइम है, कॉस्ट है, ह्यूमन रिसोर्स या अब रिसोर्स मैनेजमेंट है, मटेरियल रिसोर्सेज है. तो क्या एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आर यू सपोज टू नो ईच एंड एवरीथिंग इन रीजनेबल माइनर डिटेल? The answer is a big no. As a project manager, you only have to have a basic understanding of all these knowledge areas. Basic understanding आपकी होनी चाहिए. You are not supposed to work in micro level, at a micro level. इसका रीजन ये है कि जो माइक्रो लेवल पे जो काम होना है उसके लिए you will be needing the project management team. वो टीम होगी जिससे आपने काम लेना है. You as a project manager would be a leader, और उसके लिए मैंने आपको जो पहला आर्टिकल मैंने अपना शेयर किया था कैरिज्मेटिक लीडरशिप, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में था. ठीक है मिस्तुबा, आपके सवाल का जवाब और इंटीग्रेशन मैनेजमेंट को मैं फर्दर नेक्स्ट क्लास में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा. जस्ट कीप इट इन माइंड, एंड अगर मैं भूल जाऊं तो जस्ट रिमाइंड मी इन द नेक्स्ट क्लास में. बल्कि इसको एक काम करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ आपकी चैट को, ताकि आई डोंट हैव टू वरी to be worried about. Okay. We are now left with our next session will be on Saturday, inshallah, at 5 p.m. And I'm expecting you guys to be on time at 5 p.m. inshallah on Saturday. Thank you very much for your time as well, because I enjoyed interacting with you. And this is the right approach that you write in the chat group, so that no one is bothered in between. तो किसी को माइक वाइक खोलने की भी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत शोर और ये सब भी होता है. Anyways, it's wonderful interacting with you people, and hope to see you back on Saturday, inshallah, at 5 p.m. Thank you very much for your time.